एपिसोड 5 चीटर। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक। अब आगे वी के चलते कदम अपनी जगह रुक गए और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ गुरूर की तरफ मुड़ा। गुरूर गुस्से से वी को देखते हुए बोली, अंडरस्को नौकर हो तुम मेरे, इसलिए नौकरों की तरह पेश आओ। चुपचाप जाकर मेरे लिए काफी लेकर आओ। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोला, अंडरस्को मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, आपका नौकर नहीं, इसलिए प्लीज आप जाकर खुद से ले लीजिए। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को मुझे जवाब देना बंद करो, मुझे पसंद नहीं जब कोई मुझे उल्टे जवाब देता है, इसलिए चुपचाप जाकर मेरे लिए काफी लेकर आओ। ये कहकर वो अपना फाइल्स पलटने लगे। वी उसे कुछ देर तक घूरता रहा और फिर वो बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही गुरूर, जो उसके दिखावे में फाइल्स पलट रही थी, उसने उसे बंद कर दिया और गहरी गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को उसके यहाँ रहने से पूरे एनवायरनमेंट कितना ज्यादा गर्म हो जाता है। आई डोंट नो मैं कैसे ये सब हैंडल करूंगी, लेकिन मुझे अपना एटीट्यूड बरकरार रखना होगा, क्योंकि अगर मैं इस एटीट्यूड के साथ उससे पेश आए तभी वो यहाँ से बाहर जा पाएगा, वरना मैं उसे इतने वक्त टॉलरेट नहीं कर सकती। ये कहकर वो फिर पानी पीने लगी। इधर दूसरी तरफ सीईओ एस केबिन में इस वक्त विनय माथुर अपने चेयर पर बैठे हुए थे और उनके हाथों में एक पेन ड्राइव था। उस पेन ड्राइव को वो नितिन की तरफ बढ़ाते हुए धीरे से बोले, अंडरस्को अगले हफ्ते हमारी थाईलैंड के साथ मीटिंग होने वाली है, जिसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पेन ड्राइव में है। इसे तुम्हें नेक्स्ट वीक तक सेफ रखना होगा। ये गलती से भी हमारे राइवल्स के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना 6 महीने की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसके जवाब में नितिन ने सीरियस होकर कहा, अंडरस्को आप फिक्र मत करिए, पिछले 6 महीने से हमने जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत किया है उसे हम बर्बाद नहीं होने देंगे और ये प्रोजेक्ट हमें मिलकर ही रहेगा। तभी नितिन ने कुछ सोचते हुए कहा, अंडरस्को लेकिन इस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन के लिए मुझे वी की जरूरत होगी, क्या मैं वी से इसके बारे में शेयर कर सकता हूँ? ये सुनकर विनय माथुर ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, तुम्हें पता है ना नितिन की ये कितना जरूरी है। हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वी पर भी नहीं। इसके जवाब में नितिन ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसे लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आपको तो पता है ना, वी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और अगर उसे इसके बारे में नहीं पता होगा तो ये शायद अच्छा नहीं होगा। हमें उसके साथ मिलकर उससे डिस्कस कर लेना चाहिए एक बार। लेकिन नितिन माथुर ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, मैं सिर्फ ये बात हम दोनों तक ही रखना चाहता हूँ। जब अगले हफ्ते डील फाइनल वाला दिन आएगा उस दिन हम उसे बता देंगे, क्योंकि मैं इससे लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सुनकर फिर नितिन ने अपना सर हिला दिया और वो पेन ड्राइव को ठीक से अपने हाथों में लेते हुए बाहर जाने लगा। तभी विनय माथुर ने उसे रोकते हुए बोले, अंडरस्को गुरूर का काम कैसा चल रहा है, क्या वो वी के साथ कंफर्टेबल है? इसके जवाब में नितिन के चलते कदम रुक गए और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को आप तो जानते हैं आपकी बेटी कितनी ज्यादा जिद्दी है, उसे समझाना पत्थर पर सर मारने जैसा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे किसी तरह कन्विंस कर लिया है वी के साथ काम करने के लिए, पर वो वी के साथ काम करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा। ये सुनकर विनय ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरूर की ही चिंता सताती है, काश उसे संभालने वाला कोई और भी होता तो मेरी आधी चिंता दूर हो जाती। ये सुनकर नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मैं हूं तो उसे संभालने के लिए, मुझसे जितना हो पता है मैं उतना करता हूं उसके लिए, और आप फिक्र मत करिए, बहुत जल्द वो सब कुछ संभाल लेगी और संभाल भी जाएगी, क्योंकि आप वी को अच्छे से जानते हैं, वो उसे डिसिप्लिन में रहना सिखा देगा। ये सुनकर विनय ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को बेशक से भी उसे डिसिप्लिन में रहना सिखा देगा, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि गुरूर कितनी ज्यादा जिद्दी है। मुझे नहीं लगता वो वी के साथ ज्यादा दिन तक काम कर पाएगी क्या? ये सुनकर नितिन भी अब खामोश हो गए। इधर दूसरी तरफ गुरूर अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। गुरूर ने फाइल को पलटते हुए कहा, अंडरस्को कम इन। अपने हाथों में कॉफी का मग लेकर भी अंदर आया। उसने कॉफी को टेबल पर रखा और बिना भाव के बोला, अंडरस्को योर कॉफी माम। गुरूर ने कॉफी को घूरा और वी को चिढ़कर देखते हुए बोली, अंडरस्को क्या तुम कॉफी के बीज खेत से तोड़कर ला रहे थे?
जो इतनी देर लग गई तुम्हें कॉफी लेकर आने में, उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसकी ये बात सुनकर वी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, अंडरस्को, मैं कॉफी बनाने का यूज्ड टू नहीं हूं। ये सुनकर गुरूर ने अपनी भावें चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम कहीं के राजा महाराजा हो जो तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती, या फिर तुम्हारे घर में नौकर लगे हुए हैं जो तुम्हें कॉफी लाकर देते हैं। वैसे भी तुम एक मामूली से एम्प्लॉय हो, नौकर अफोर्ड करना तुम्हारी औकात में नहीं है। फिर ये अमीरों वाले चोचले मेरे आगे दिखाना बंद करो। वी ने ये सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाया और फाइल्स को देखते हुए बोला, अंडरस्को, क्या आपने फाइल्स को चेक कर लिया? वहीं गुरूर देख पा रही थी कि वी उससे ना तो आई कांटेक्ट कर रहा था और ना ही उसकी ज्यादा बातों पर गौर कर रहा था। वो उसे सिर्फ काम से काम ही मतलब रख रहा था। ये देखकर गुरूर गुस्से से बोली, अंडरस्को, तुम मुझे ऐसा क्यों फील करवा रहे हो जैसे मैं तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूं और तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? अगर तुम खुद को समझते क्या हो? वी ने वापस कहा, अंडरस्को, नेक्स्ट वीक इस प्रोजेक्ट पर एक डील साइन होगी, इसलिए आप जल्द से जल्द इसे चेक कर लीजिए क्योंकि मुझे आगे इसे ट्रांसफर करना होगा। ठीक है। ये कहकर वो वहां से बाहर जाने लगा। गुरूर का मुंह पूरी तरह बन गया क्योंकि वी ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। गुरूर ने दूसरे ही पल कॉफी के मग को जमीन पर पटक दिया। उसकी आवाज से वी के कदम एक बार फिर से अपनी जगह रुक गए। गुरूर गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? वी उसके तरफ मुड़ा और कॉफी के मग को देखते हुए बिना भाग के बोला, अंडरस्को, क्या मैं आपके लिए दूसरा कॉफी लेकर आऊं? तारांकन। गुरूर से अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो गुस्से से भागते हुए आगे आए और उसने दूसरे पल वी के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, क्या तुम बहरे हो या फिर तुम मुझे सुना नहीं चाहते? इसके जवाब में वी ने अपना कॉलर उससे छुड़ाया और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडरस्को, मेरे कान सिर्फ काम की बातें सुनते हैं। अगर आपके पास काम की बात नहीं है तो मुझे जाने दीजिए। ये कहकर उसने गुरूर को खुद से साइड कर दिया और वहां से बाहर निकल गया। गुरूर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने वो मामूली सा एम्प्लॉय इतना ज्यादा क्यों कर रहा था। वो दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये इस तरह से मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने मेरे साथ जो रात बिताई है उसे ये याद ही नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह ही तो उसने मुझसे इतने सारे पैसे लिए हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ पैसों का ही भूखा है। ब्लडी फटीचर। ये कहते हुए वो लगातार वी को गालियां देने लगी और उसे कोसने लगी। इधर दूसरी तरफ नितिन जी के डेस्क के पास आए और वो वी को देखते हुए बोले, अंडरस्को, वी, तुम्हें पता है ना कि नेक्स्ट वीक हमारा थाई प्रोजेक्ट साइन होने जा रहा है। उसके लिए तुम अच्छे से तैयारी कर लो। इसके जवाब में वी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, आप फिक्र मत करिए, इस प्रोजेक्ट को शुरू से मैं हैंडल करते आ रहा हूं और आगे भी मैं ही इसे हैंडल करूंगा। बहुत जल्द ये कंपनी अपने उस मुकाम तक पहुंचेगी जहां इसे होना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद ये कंपनी अपनी ऊंचाई के शिखर पर पहुंच जाएगी और फिर ये इंडिया की टॉप 3 कंपनी में से एक हो जाएगी। सालों से 5 कंपनियों में मुकाबला होता आ रहा है और इतने सालों से लगातार वालिया कंपनी ही पहले रैंक पर बरकरार है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि हमारी माथुर कंपनी वालिया कंपनी को नंबर 1 से हटाए और खुद उसकी जगह ले। वी ये सुनकर गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को, डोंट वरी। जो कंपनी फर्स्ट रैंक डिजर्व करेगी उसी को फर्स्ट टाइम मिलेगी और जो कंपनी फर्स्ट टाइम डिजर्व नहीं करते वो कंपनी पूरी तरह मिट्टी में मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर नितिन अब उसे गौर से देखते हुए बोले, अंडरस्को, तुम क्या कह रहे हो? वी ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को, मैंने इस फाइल रिकवर करवा लिया है। आप इसे बॉस को दे दीजिए। ये सुनकर फिर नितिन ने अपना सर हिला दिया और उसे लेकर वो सीधे केबिन में चले गए। इधर वी अपने लैपटॉप में घूरते हुए मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडरस्को, बस 1 हफ्ते और उसके बाद वो होगा जो मैं चाहता हूं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ गई। शाम का वक्त। गुरूर ऑफिस से बाहर निकल वो सीधे अपने कार की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचते हुए पार्किंग एरिया के एक वॉल से सटा दिया। गुरूर कुछ समझ नहीं पाए और उसने तुरंत उस इंसान को देखना चाहा, लेकिन तभी किसी ने उसके मुंह और आंख दोनों पर ही अपने हाथ रख लिए और उसके कान में अपनी गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, बहुत जल्द तुमसे तुम्हारी ये आजादी छिन जाएगी और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी कैद में कैद होकर रह जाओगी।
इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिनों में जितना तुम्हें आज़ाद पंछी की तरह उड़ाना है, उड़ लो। क्योंकि इसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पिंजरे में ही कैद होना है। ये कहते हुए उस इंसान ने अपनी काली गहरी आंखों से झटपटाते हुए गुरूर को देखा, जो इस वक्त खुद को छुटने के लिए कसमसा रही थी। उसे कुछ देर तक देखने के बाद उस इंसान ने अपने हाथों में एक इंजेक्शन को पकड़ा और उसे गुरूर के गर्दन पर इंजेक्ट कर दिया। गुरूर कुछ ही देर में पूरी तरह शांत हो गई और वो वही दीवार से टिकर बेहोशी की हालत में खड़ी हो गई। उसके बेहोश हो जाने के बाद उस इंसान ने उसकी आंखों से और मुंह से अपना हाथ हटाया और उसे अब कमर से पकड़कर ध्यान से देखने लगा। उसे देखने के बाद उस इंसान ने अपने होंठ उसके गर्दन पर रख चूमते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, तुमसे 7 दिनों की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हें मैं एक बार फिर से अपना बनाकर कल की रात की तरह जीना चाहता हूं। बट आई हैव टू कंट्रोल, तुम अभी मुझे टॉलरेट नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए वो इंसान डेविल स्माइल के साथ गुरूर को घूरने लगा। अगली सुबह माथुर विला। गुरूर की आंख बेड पर खुली और उसने जैसे ही अपनी आंख खोली, अचानक से उसे अपने गर्दन पर दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने गर्दन को पकड़ लिया और धीरे से आसपास देखने लगे। उसे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, अंडरस्को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ तो हुआ है और मैं अचानक से कुछ याद क्यों नहीं कर पा रही हूं। ये कहते हुए वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। उसे बस इतना याद था कि वो घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकली थी। उसके बाद का जब वो याद करने लगी, तभी उसके दिमाग में धमकी आई। उस अनजान इंसान की धमकी को याद करते हैं गुरूर ने दूसरे पल हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को, ओह हाँ, मुझे कोई इंसान पकड़कर ले गया था और उसने मुझे धमकी दी थी। उसने क्या कहा था? ये कहते हुए वो इंसान की धमकी याद करने लगी और फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को, उसने कहा था कि वो मुझे 7 दिनों में अपनी कैद में कर लेगा। पर वो कौन था? कहीं मेरे साथ किसी ने प्रैंक तो नहीं किया है? कहीं ये मेरे दोस्तों की हरकतें तो नहीं है? पर मेरे गर्दन में ये दर्द क्यों हो रहा है? ये कहते हुए वो एक बार फिर से अपने गर्दन को सहलाने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इस वक्त उस रूम का दरवाजा खुला और विनय अपने हाथों में काफी का मग लेकर अंदर आते हुए बोले, अंडरस्को, गुरूर, कैसे तबीयत है तुम्हारी? ये सुनकर गुरूर ने चौंकते हुए गेट की तरफ देखा और फिर विनय को देखकर बोरियत से बोली, अंडरस्को, मेरी तबीयत को क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनय ने उसके तरफ कॉफी का मग बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, कल तुम पार्किंग एरिया में बेहोश कैसे हो गई थी? बेहोश सुनते ही गुरूर शॉक हो गई और शॉक्ड होकर बोली, अंडरस्को, क्या मैं बेहोश हो गई थी? लेकिन कैसे और कब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये सुनकर विनय के चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया। उन्होंने तुरंत गुरूर के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, अंडरस्को, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है कि तुम बेहोश कैसे हुई थी? मैं कब से तुम्हारे जगने का वेट कर रहा था। मैं तुमसे जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गई, क्योंकि मैंने पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया। वो पूरा प्लान था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गई। ये सुनकर अब गुरूर भी अपने गर्दन को सहलाते हुए बोली, अंडरस्को, डैड, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती कि मैं बेहोश कैसे हुई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया हो। जैसे ही उसने ब्लैकमेल शब्द कहा, विनय का चेहरा पीला पड़ गया और वो उसे हैरानी के साथ देखने लगे। तभी गुरूर ने विनय को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, बाय द वे, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं और मर जाऊं। अच्छी बात है, लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इससे आपको ही आसानी होगी। जैसे ही उसने ये कहा, विनय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, जस्ट शट अप। गुरूर, अब अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं विनय के चिल्लाने से गुरूर एक पल के लिए बिल्कुल सहम गई और चुप हो गई। अंडरस्को, कौन था वो और क्यों कर रहा है वो गुरूर के साथ ऐसा? और क्या होने वाला है एक हफ्ते बाद गुरूर के साथ? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 6 बिकॉज आई लव यू। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। गुरूर बिल्कुल चुप हो गई। वही विनय गुरूर को गुस्से से देखते हुए बोले, अब अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी बदतमीजी सहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम मुझसे इस तरह बात करोगी। गुरूर कुछ सेकंड तक शांत रही और फिर अब वो भी गुस्से से बोली, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है मेरे मरने या जीने से? आप तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, जैसे आपने मेरी मां को मार डाला। अभी वो अपनी बात आगे पूरी करती, उससे पहले ही एक तेज थप्पड़ गुरूर के गालों पर आकर लगा। गुरूर सीधे फर्श पर मुंह के बल जाकर गिरी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। विनय ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और वो अपने हाथों को देखने लगे। उनकी आंखें भी इस वक्त नम हो गई थी। वो तुरंत अपने उन हाथों की मुट्ठियों बनाते हुए वहां से बाहर जाते हुए बोले, तुम हद पार कर रही हो। अब मैंने कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा। तभी गुरूर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सच कड़वा होता है डैड, और आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको खुद को मेरा बाप कहते हुए। लेकिन विनय अब तक वहां से जा चुके थे। गुरूर के गालों पर थप्पड़ के निशान छप गए थे और वो गुस्से से अपने आसपास मौजूद सभी सामान को नीचे फेंकने लगी। वो गुस्से से बौखलाते हुए बोली, आई हेट यू डैड, आई रियली हेट यू। मुझे आपसे हद से ज्यादा नफरत हो गई है। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। आपके लिए मैं सिर्फ आपकी पपेट हूं, जिसे आप अपने तरीके से नचाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक दिन आपसे दूर भाग कर दिखा दूंगी। ये कहते हुए वो रोने लगी। उसके रोना उसके गुस्से को बयां कर रहा था। इधर विनय वापस स्टडी रूम में आए और वो गुस्से से अपने हाथों को टेबल पर पटकने लगे। तभी पीछे से नितिन उन्हें संभालते हुए बोले, सर संभालिए खुद को, क्या फिर से अपने गुरूर से बहस की? विनय ने लाचारी से कहा, वो लड़की मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करती। उसे लगता है कि मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। आखिर वो मुझे कब समझेगी? ये सुनकर नितिन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हमारी ही थी। हमें उसे इतना ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब वो काम करना शुरू कर चुकी है, इसलिए मुझे लगता है आपको उससे प्यार से पेश आना चाहिए। और अब वो बड़ी हो गई है, अगर अभी आप उसे पर इस तरह हाथ उठाएंगे तो ये सही नहीं होगा। इस तरह से तो वो आपसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। ये सुनकर विनय ने कहा, लेकिन मैं उसे पर हाथ उठाना नहीं चाहता था। तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी? उस लड़की को लगता है कि मैं उसकी मां के मौत का जिम्मेदार हूं। तुम बताओ मैं ये सारी बातें बर्दाश्त कर पाऊंगा? नितिन ये सुनकर खामोश हो गया और फिर विनय ने खुद को संभालते हुए गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम्हें पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेज के बारे में कुछ पता चला? मुझे गुरूर ने बताया कि उसे धमकी दी गई है, और कौन सी धमकी की उसे याद नहीं है। मुझे डर है कहीं ये सब मेरे कोई दुश्मन तो नहीं करवा रहे हैं। उन्हें पता चल गया हो कि मेरी बेटी अब वापस आ गई है, इसलिए वो उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर नितिन ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट? क्या गुरूर को धमकी मिली है? इसके जवाब में विनय ने अपना सर हिलाया। नितिन ने कहा, फिर ये तो काफी सीरियस मैटर है। हमें गुरूर के आसपास गार्ड्स लगा देने चाहिए। मुझे लगता आने वाले वक्त में उस पर खतरा होगा। खतरा सुनते ही विनय ने घबराते हुए कहा, नितिन तुम्हें पता है ना, मेरे पास इकलौती मेरी बेटी ही बची है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा। ये सुनकर नितिन ने उन्हें संभालते हुए कहा, बॉस आप फिक्र क्यों करते हैं? गुरूर को हम है संभालने के लिए। मैं आज ही उसके आसपास गार्ड्स लगा देता हूं, उसे कुछ भी नहीं होगा और मैं पार्किंग एरिया का मैटर भी सॉर्ट आउट करवाता हूं। ये कहकर वो वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी विनय ने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, कहीं ये सब वो तो नहीं करवा रहा है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, नितिन के कदम अपनी जगह रुक गए और वो हैरानी के साथ पीछे के तरफ मुड़ने लगे। इधर दूसरी तरफ गुरूर फर्श से उठी और वो सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन उठाया तो उस पर कियान का नाम शो कर रहा था। कियान के नाम को देखकर गुरूर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल पिक किया और बोली, थैंक गॉड कियान कि तुमने मुझे कॉल किया है। यू नो व्हाट, मैं जब से इंडिया वापस आई हूँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस इटली आ जाऊं, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से मेरी लाइफ हेल हो गई है। तभी उधर से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद इंडिया आ चुका हूँ। जैसे ही कियान ने ये कहा, गुरूर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, व्हाट? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? इसके जवाब में उधर से आवाज आई, नहीं, आज रात हम क्लब में मिलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर गुरु ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ओके और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अब मुझे यहाँ आने की खुशी महसूस हो रही है, वरना मैं 3 दिन में ही बोर हो गई थी। इसके बाद कॉल कट हुआ और गुरूर खुद को मिरर में देखते हुए प्यार से बोली,
कियान, मैंने सोच लिया है, मैं आज ही तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगे। ये कहते हुए उसने अपने पास से एक डायमंड रिंग निकाली। उस डायमंड रिंग को देखते हुए वो प्यार से बोली, ये रिंग मैंने पार्ट टाइम जॉब करके जो उस पैसे मिले थे उससे खरीदा है। ये कोई मेरे सो कॉल्ड डैड के पैसों की रिंग नहीं है, ये मेरे मेहनत की कमाई की रिंग है, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव यू। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो उस रिंग को प्यार से देख रही थी। शाम का वक्त, क्लब एरिया। एक मर्सिडीज बेंज क्लब के बाहर आकर रुकी और गुरूर एक पिस्ता कलर के वन पीस में बाहर निकली। रेड कलर की हाई हील्स पर उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बोल्ड लग रही थी। आसपास आने जाने वाले लोग उससे ही घूर रहे थे, लेकिन गुरूर अपने ही घमंड में अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर जब वो में हाल में पहुंची तब उसकी नजर काउंटर के पास गई। काउंटर पर मौजूद एक इंसान को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत उस इंसान की तरफ बढ़ी और पीछे से जाकर उसे हक कर ली। वही वो लड़का लगभग 22 से 23 साल का था और वो काफी वेल मेंटेन्ड और हैंडसम था। गुरूर के हक करने से उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो तुरंत पीछे मुड़ा और अब उसने गुरूर को टाइट हक कर लिया। गुरूर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, कियान, आई मिस यू सो मच। कियान उससे अलग होते हुए प्यार से बोला, आई मिस यू टू। तुम्हारे और जानवी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने चला आया। जब कियान ने जानवी का जिक्र किया तो गुरूर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम यहाँ जानवी से भी मिलने आए हो, न कि मुझसे? उसकी बात सुनकर कियान ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम दोनों से ही मिलने आया हूँ, लेकिन तुम जानवी के नाम लेने से इतनी अपसेट क्यों हो गई? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनकर गुरूर अभी कुछ कहती उससे पहले ही उसे याद आया और वो तुरंत अपने मन में बोली, ओह नो, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती कि मैंने पहले ही वन स्टैंड कर लिया है, और अगर ये बात कियान को पता चली तो वो मुझे बहुत गलत लड़की समझेगा और वो शायद फिर मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी ना करे, इसलिए पहले मैं उसे प्रपोज करूंगी, फिर जाकर इसके बारे में बताऊंगी। ये सोचते हुए उसने फिर गहरी सांस लेकर कह, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बस हमने एक सिली बात पर लड़ाई कर ली, चलो हम दोनों ड्रिंक करते हैं। कियान मुस्कुरा दिया और वो दोनों ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करते हुए गुरूर प्यार भरी नजरों से कियान को ही देखे जा रही थी। तभी गुरु ने कहा, वाई से कियान, क्या तुम अब रिलेशनशिप में आना चाहते हो? ये सुनकर कियान आसपास देखते हुए ड्रिंक करते हुए बोला, अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी टाइप की कोई दिख नहीं रही। ये सुनकर गुरु ने मजाक में कहा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे उसने ये कहा, कियान गुरूर को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और फिर हंसते हुए बोला, काफी अच्छा मजाक करती हो तुम। उसके मुंह से ये सुनकर गुरूर थोड़ी इनकम्फर्टेबल हो गई, लेकिन फिर उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो? इसके जवाब में कियान ने कहा, मैं यहाँ 1 वीक की ट्रिप पर आया हूँ और फिर नेक्स्ट मंथ से मैं यहीं से डैड का बिजनेस संभाल लूंगा। ये सुनकर गुरूर ने एक्साइटेड होकर कहा, इसका मतलब तुम भी अब यही रहोगे, कितना मजा आएगा। कियान भी मुस्कुरा दिया और फिर तभी आवाज आई, हेलो गाइस, क्या मेरे बिना तुम दोनों एंजॉय कर पा रहे हो? उस आवाज को सुनते ही गुरूर के एक्सप्रेशन बदल गए, तो वही कियान के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो पीछे मुड़ा तो जानवी सामने स्माइल के साथ खड़ी थी। कियान जानवी को देखकर खुद ब खुद आगे बढ़ा और उसने जानवी को हक कर लिया। ये देखकर अचानक से गुरूर के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई, क्योंकि कियान उसे खुद से हक करने नहीं आया था, लेकिन उसने जानवी को आगे बढ़कर हक किया था। गुरूर ने जानवी को इग्नोर कर दिया और वो अपना ड्रिंक करने लगी। इधर जानवी ने कियान को धीरे से अलग करते हुए कान में कहा, कियान क्या कर रहे हो ये तुम? अगर गुरूर को हमारे बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगी? प्लीज थोड़ा दूर रहो मुझसे। ये सुनते ही जानवी का चेहरा लाल हो गया और वो तुरंत कियान को खुद से दूर करने लगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज आई, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? गुरूर की आवाज से जानवी तुरंत हैरानी के साथ गुरूर को देखने लगी और वही कियान भी फिर गहरी सांस लेकर बोला, वैसे मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स इस वक्त यहाँ आ चुकी है और मैं तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट नाम सुनकर गुरूर ने फिर स्माइल के साथ कहा, कैसा गिफ्ट कियान? इसके जवाब में कियान ने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर गुरूर और जानवी की तरफ कर दिया और बोला, तुम दोनों खुद ही देख लो। गिफ्ट पाकर गुरूर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, कियान तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो। वही जानवी हिचकिचाते हुए बोली, गुरूर क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी?
गुरूर जानवी को इग्नोर करते हुए कियान से बोली, कियान मैं इस पेंडेंट को वॉशरूम में पहनकर आती हूँ, तुम मेरा वेट करना। ये सुनकर कियान मुस्कुरा दिया और फिर गुरूर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम का एरिया कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था और वहां इस वक्त काफी अंधेरा था। गुरूर कियान के दिए पेंडेंट को प्यार से देख रही थी और वो अभी आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे अंधेरे में खींच लिया। गुरूर चौंक गई और तुरंत घबराते हुए सामने देखने लगी तो अंधेरे में से कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आंखें उसे दिखाई दे रही थी। उन आंखों को देखकर गुरूर कुछ समझ नहीं पाए और उसने गुस्से के साथ कहा, हु द हेल आर यू? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन उस इंसान ने गुरूर को कमर से पकड़ा और उसके कान में गहरी आवाज में बोला, लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बेवकूफों के जैसे खुद का फायदा उठाने दे रही हो। बाय द वे, मुझे भी मौका मिलना चाहिए तुम्हारा फायदा उठाने का, और ये मौका बस 6 दिन बाद मुझे मिलने वाला है। फिर से वही आवाज और वही धमकी। पूरे होशो हवास में गुरूर सुनकर शौक हो गई और वो तुरंत उस इंसान के कॉलर को पकड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस इंसान ने उसे तुरंत दीवार की तरफ सटा दिया और उसके कान में हंसते हुए धीरे से बोला, बहुत घमंड है तुम्हारे अंदर, इस घमंड को अपने जूते तले मैंने कुचल ना दिया तो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और उसके गर्दन पर बाइट करते हुए उसे छोड़ दिया। गुरूर जो गर्दन पर दर्द महसूस कर रही थी, वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो वहां से वो इंसान जा चुका था। गुरूर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा और क्या करने वाले हो? 6 दिन बाद मेरे सामने आओ, दम है तो। गुरूर माथुर कोई मामूली चीज नहीं है जिसे तुम अपनी कैद में कर सकोगे, तुम्हारी उम्र बीत जाएगी मुझे अपनी कैद में कैदी बनाने के लिए, समझे तुम? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी बात सुनने के बाद गुरूर गुस्से से वापस क्लब के अंदर की तरफ जाने लगी। उसका पूरा मूड खराब हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर की तरफ से गुजरी उसे किसी के हंसने के और किस करने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जानी पहचानी थी, जिस वजह से गुरूर के कदम रुक गए। उसने कॉरिडोर के दूसरे तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंडिस्को, क्या देखा गुरूर ने, और क्या होगा 6 दिन बाद उसके साथ? जैम के लिए देखते रहिए टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 7 कॉरिडोर में। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। जैसे ही गुरूर ने कॉरिडोर में मौजूद कियान और जानवी को एक साथ देखा, उसके होश उड़ गए और वो 2 कदम पीछे हो गई। उसकी आंखों के सामने इस वक्त कियान और जानवी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे और ये देखकर गुरूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, क्या इसका मतलब कियान और जानवी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? लगभग 5 मिनट तक वो उन्हें ऐसे ही देखती रही और फिर वो वहां से उनसे मुंह फेरते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन वो बाहर जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में कियान की आवाज गई, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है और मैं उससे गुरूर की वजह से तुमसे दूर नहीं रह सकता। वैसे भी मैंने उस बेवकूफ से कहा है कि मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ और शायद वो यही समझ रही होगी। मुझे तो हंसी आ रही है उसके ऊपर, वो इतने बड़े बाप की बेटी है पर फिर भी वो बहुत बेवकूफ है। गुरूर के कदम ये सब सुनकर ही अपनी जगह रुक गए और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बना ली। वो पीछे मुड़ी और कियान और जानवी को घूरने लगी। तभी जानवी ने भी हंसते हुए कहा, और तुम्हें पता है कल मैंने उसे बेवकूफ दोबारा से बना दिया। ये सुनकर कियान ने कहा, लेकिन कैसे? जानवी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उससे कहा कि वो अब अपने 19 में आ चुकी है तो उसे कूल बनने के लिए 1 नाइट स्टैंड करना चाहिए, और वो बेवकूफ पता नहीं किस रोड छाप इंसान के साथ 1 नाइट स्टैंड कर चुकी है। और दूसरे दिन मैंने उसे उसकी सच्चाई बता दी और इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही है, पर मैंने भी उसके सामने झूठे आंसू बहाए हैं और मुझे लगता है वो पिघल भी जाएगी। तभी कियान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जानवी तुम्हें पता है ना उससे हमें बहुत फायदा है, उसका बाप कितना अमीर है और अगर वो हमसे इस तरह नाराज हुई तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी आगे के लिए, इसलिए तुम जल्द से जल्द उसे सॉरी बोल दो और उसे अपने जाल में वापस फंसाने की कोशिश करो, जिससे कि हम दोनों। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। अभी वो दोनों ये कह ही रहे थे कि गुरूर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, बहुत फायदा उठा लिया तुम दोनों ने मिलकर मेरा। जैसे ही कियान और जानवी के कानों में गुरूर की आवाज गई, वो दोनों पसीने से लथपथ हो गए और तुरंत घबराते हुए पीछे देखने लगे। गुरूर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद किया, वो गुस्से के साथ खड़ी थी।
गुरूर को वहां देखते ही कियान और जानवी हक्के बक्के रह गए और वही गुरूर गुस्से के साथ उनके तरफ बढ़ी। वो उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों को क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूं कि तुम दोनों की जाल में फंस जाऊंगी? तभी जानवी ने हकलाते हुए कहा, गुरूर तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गुरूर गुस्से से अपने हाथ दिखाते हुए बोली, बस करो जानवी, आज तुमने मेरा दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है। मैंने कुछ देर पहले सोच लिया था कि मैं खुद तुमसे पैचअप कर लूंगी, लेकिन अच्छा हुआ मैंने तुमसे पैचअप नहीं किया, वरना तुम्हारी ऐसी सच्चाई मुझे कैसे देखने को मिलती। मेरा दिल तुम दोनों ने मिलकर तोड़ दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड के पैसों के लिए। क्या तुम दोनों के लिए फीलिंग्स मायने नहीं रखती? क्या मैंने तुम दोनों से दोस्ती निभाने में कोई कमी की थी, जो सिर्फ पैसों के लिए तुम दोनों ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया? ये कहते हुए गुरूर के होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों के कोने भी लाल हो गए थे। जानवी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वो धीरे से बोली, गुरूर मुझे माफ कर दो, सच में हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तभी कियान भी आगे आते हुए बोला, हाँ गुरूर, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं और हमने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। तभी गुरूर कियान को खुद से दूर धक्का देते हुए हंसकर बोली, अच्छा तो अभी तुम दोनों जो बात कर रहे थे, क्या वो भी झूठ है? क्या अभी मैंने कुछ देर पहले अपने कानों से जो सुना, क्या वो झूठा था? क्या तुम दोनों ने ये नहीं कहा कि तुम दोनों सिर्फ मेरे डैड के पैसों की वजह से मुझसे दोस्ती किए हो? ये सुनकर अब कियान और जानवी दोनों ही चुप हो गए। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, जानवी कियान, मैं तुम दोनों से अब कभी जिंदगी में मतलब नहीं रखूंगी। तुम दोनों से नफरत हो रही है मुझे। तुम दोनों एक नंबर के घटिया इंसान हो, जो गुरूर माथुर की दोस्ती डिजर्व नहीं करते। ये कहकर वो वहां से गुस्से से जाने लगी। लेकिन तभी जानवी की एक तीखी आवाज आई, तुम होती कौन हो हमसे दोस्ती करने वाली? दोस्ती तो हम तोड़ेंगे तुमसे, क्योंकि तुम जैसे गिरी हुई और घटिया लड़की के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे जो किसी गैर के साथ रात बिता कर आए हो। गुरूर के कदम ये सुनकर रुक गए और उसे धक्का सा लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जानवी, जिसने खुद उसे पहले अपने जाल में फंसाया और फिर वो इस बात को लेकर उसे इस तरह बोलेगी। वो पीछे मुड़ी और गुरूर कियान को घिन भरी नजरों से देखने लगी। तभी कियान ने जानवी के हाथ को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जानवी गुस्से से कियान के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, कियान बस करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, इसमें इतना छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये गुरूर तुम पर लाइन मारने की कोशिश करती है। इसे लगता है कि तुम इसके जाल में फंस जाओगे, लेकिन मैं इसे आज बता देता हूँ कि मैं और कियान कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और तुम तो हमें बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाओगे। ये कहकर उसने कियान के हाथ को पकड़ लिया। गुरूर की नजर कियान और जानवी के पकड़े हुए हाथों पर गई। उसे देखकर गुरूर के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा जानवी कि मैं उनको पसंद करती थी और आज मैं उसे प्रपोज भी करने वाली थी। ये कहकर उसने अपने हाथों में पकड़े हुए उसे डायमंड रिंग को दिखाया। ये देखकर जानवी और कियान दोनों की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तभी गुरूर ने उस रिंग को अपने हाथों की मुट्ठी में कसकर बंद करते हुए कहा, पर शायद भगवान मेरे साथ इतना भी गलत नहीं करेगा जो मैं कियान जैसे घटिया लड़के पर अपने पैसे वेस्ट करूं। हालांकि मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि कियान एक ऐसा इंसान था जिससे मैंने जिंदगी में अपने पहली बार प्यार किया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि अपने प्यार के इजहार करने से पहले ही मुझे तुम दोनों की सच्चाई पता चल गई। जितना तकलीफ आज तुम दोनों ने दिया है, इसका बदला तो मैं तुम दोनों से चाहकर भी नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और तुम दोनों आगे चलकर इस चीज का जरूर मुझे ब्लैकमेल करोगे कि मैंने किसी गैर के साथ रात बिताई है। इसलिए आज तुम दोनों जीत गए हो, जाकर अपने जीत का जश्न मनाओ। ये कहकर वो वहां से रोते हुए बाहर निकल गई और वही जानवी कियान उसे जाते हुए देखते रह गए। उसके जाने के बाद जानवी कियान की तरफ मुड़ते हुए बोली, कियान तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो गुरूर वैसे भी अपने बाप से नफरत करती है और उसका बाप भी उसे प्यार नहीं करता। वो हर वक्त उसे डांटता रहता है और जबरदस्ती काम करवाता है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक गुरूर अपने डैड के पास रहेगी। वो मुझसे कह रही थी कि वो भाग जाएगी, इसलिए अब हमें उससे कोई फायदा नहीं है। अब हमें एक दूसरे के साथ खुलकर रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन तभी कियान ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि उसने वो रात किसके साथ बिताई थी? लेकिन तभी कियान ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि उसने वो रात किसके साथ बिताई थी? ये सुनकर जानवी ने भी कुछ सोचकर कहा, नहीं, उसने मुझे इस बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि वो कोई मामूली इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी, क्योंकि वो बहुत परेशान भी थी और उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि इस बारे में उसके डैड को पता ना चल जाए और हम इसी बात का फायदा उठा सकते हैं। कियान बोला, यू आर राइट।
वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि हमारे पास उसका सच है और हम जब तक मर्जी चाहे उसका फायदा उठा सकते हैं। ये कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इधर गुरूर हल्की बारिश में बेसुध हालत में रोड पर चले जा रही थी। ऊपर बारिश हो रही थी और नीचे गुरूर की आंखों से बारिश हो रही थी। उसके जहन में कियान और जानवी की किस करते हुए इमेज बार बार आ रही थी और उनकी कड़वी बातें उसके कानों में घूम रही थी। आखिर में वो अब और कदम नहीं चल पाई। वो वही रोड पर ही घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। इस वक्त वो पूरी तरह अंदर और बाहर दोनों तरीके से टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, पहले मेरी मॉम मुझसे दूर हुई तो मुझे लगा मेरी डैड मुझे संभाल लेंगे, लेकिन डैड ने भी अपने असली रंग दिखा दिए। मॉम के जाने के बाद फिर मुझे लगा मेरे पास दो ऐसे दोस्त हैं जो मुझे हर सिचुएशन पर संभालेंगे और वो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिर में उन दोनों ने भी अपना रंग दिखा दिया। अब मेरे पास मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी हूँ। मुझे आज अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा है। आखिर क्यों? क्या मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है? क्या मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं कर सकती? क्यों मैं विनय माथुर की बेटी बनी? क्यों मुझे इतना अमीर बनाया कि लोग मेरे दिल से नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करने के लिए मेरे पास आते हैं? नहीं बनना मुझे विनय माथुर की बेटी, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आम लड़की बनना है। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। इस वक्त उसे जिस तरह तकलीफ हो रही थी उसे संभालना नामुमकिन लग रहा था। बारिश भी अब जोरों से होने लगी और गुरूर वहीं रोते रोते रोड पर ही कुछ ही पल में बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं एक दूर के पेड़ के पास एक मास्क में इंसान खड़ा था जो गुरूर को अपनी काली गहरी आंखों से रोड पर बेहोश पड़े देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बस दूर से ही गुरूर को घूरे जा रहा था। उसके आंखों में एक शैतानी थी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे आगे वो होगा तुम्हारे साथ जिसकी तुमने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होगी, सिंड्रेला। इसी के साथ उस इंसान की शैतानी हंसी उसे पूरे जंगल एरिया में गूंज उठी। 4 दिन बाद गुरूर बेड पर बैठी अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और विनय माथुर अंदर आते हुए बोले, कितने दिन तक डिप्रेशन में रहने का प्लान है तुम्हारा? गुरूर बिना उनके तरफ देख सख्त आवाज में बोली, जब तक मर नहीं जाती। ये सुनते ही विनय माथुर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोले, गुरूर आखिर तुम्हें हुआ क्या है? 4 दिन हो गए तुम ना तो कमरे से बाहर निकल रही हो और ना ही ऑफिस में अपना काम संभाल रही हो। तुम्हें पता है ना 3 दिन बाद ही हमारी मीटिंग है और अभी तुमने अपना काम भी पूरा नहीं किया है। अगर तुम्हें इसी तरह कमरे में बंद होकर रहना था तो पहले ही मुझे बता देती। गुरूर अब गुस्से से अपना फोन पटकते हुए बोली, डैड क्या मैं आपकी कोई दुश्मन हूं? विनय माथुर गहरी सांस लेकर बोले, गुरूर आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे क्यों अपना दुश्मन समझती हो? गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, जब मैं आपको कह दिया कि मैं अभी कहीं बाहर नहीं जाऊंगी तो आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? रख लीजिए कोई दूसरा ट्रांसलेटर अपनी कंपनी में, मुझसे नहीं होगा आपका वो काम। मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हो अकेले रहना है। तभी विनय गुस्से से उस पर चिल्लाते, उससे पहले उन्हें नितिन की एक बात याद आए। उसे याद करते ही उन्होंने खुद को नॉर्मल किया। वो उसके पास बैठकर प्यार से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, गुरूर मुझे साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्यों तुम 4 दिन से खुद को कमरे में बंद किए हुए हो? देखो बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और ज्यादा नफरत भी करने लगी हो, लेकिन तुम यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। उनकी ये बात सुनकर गुरूर अब कुछ शांत हुई और उनकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोली, डैड मुझे सुसाइड करना है। उसके मुंह से सुसाइड शब्द सुनते ही विनय बिल्कुल शॉक्ड हो गए और दूसरे पल वो गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, मुझे अफसोस होता है उस दिन का जिस दिन तुम पैदा हुई थी। अगर मुझे पता होता तुम आगे चलकर इतनी बदतमीज निकलोगी तो मैं उसी दिन तुम्हारा गला दबा देता। कम से कम आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। गुरूर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उनसे मुंह फेरते हुए कहा, आप अपने ऑफिस जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसकी ये बात सुनकर विनय ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन अचानक से क्यों? अभी तक तो तुम कमरे से बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी। गुरूर अब चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है। मैं बिना विनय माथुर के कुछ भी नहीं हूं और जब तक विनय माथुर का नाम मेरे वजूद से जुड़ा है तब तक मुझे उनके हाथों की कठपुतली बनकर ही काम करना होगा। इसलिए प्लीज सर आप जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और सीधे वॉशरूम में चले गई। उसके मुंह से ये बात सुनकर अचानक से विनय माथुर की आंखें नम हो गई।
वो अपना सिर ऊपर उठाते हुए गहरी सांस लेकर बोले, प्रतिमा काश तुम यहाँ होती, मुझे लगता है मैं तुम्हारी बेटी को संभाल नहीं पा रहा हूँ, काश तुम ना सही कोई ऐसा होता जो उसे संभाल पाता, क्योंकि अब मेरी सहनशक्ति जवाब दे रही है। ये कहते हुए वो वहां से बाहर चले गए। कुछ घंटे बाद माथुर ग्रुप गुरूर के केबिन में गुरूर इस वक्त अपने फाइल्स में लगातार कुछ चेक आउट कर रही थी, तभी दरवाजा नोक हुआ। गुरूर ने कहा, कम इन, तभी वो इंसान अंदर आया। गुरूर जो अपने फाइल में देख रही थी, किसी और को महसूस करके उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी नजरें सीधे मिस्टर वी की काली गहरी नजरों से मिली। वो बिल्कुल खामोशी के साथ उसे देख रहा था और वही गुरूर ने जब उसकी नजरों को देखा तो अचानक से वो नजर जानी पहचानी लगी। दूसरे ही पल वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, तो क्या वो इंसान तुम थे? ये सुनकर वी ने अपने हाथों में पड़ी फाइल को टेबल पर रखा और बिना भाव के बोला, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फाइल देने आया था, आप इसे चेक कर लीजिए। गुरूर ने खुद को कंट्रोल किया और बोली, क्या हो गया मुझे? ये वो कैसे हो सकता है? वो तो कुछ अलग ही था, मुझे लगता है मुझे कुछ दिन और डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी चाहिए। ये कहते हुए वो वापस अपनी जगह पर बैठकर फाइल चेक करने लगी, तभी उसे महसूस हुआ कि वी अभी भी खड़ा उसे घूर रहा था। ये महसूस कर गुरूर ने अपनी नजर उठाए और वो वी को घूरते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो? वी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मुझे ये फाइल अगले 5 मिनट में चाहिए। ये सुनकर गुरूर बोली, यहाँ मालिक मैं हूँ तुम्हारी, तुम नौकर हो मेरे, लेकिन ऑर्डर तुम देते हो मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से, जब मेरा मन होगा तब मैं चेक करके वापस दूंगी। वी अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाया और बिना कुछ के वहां से बाहर चला गया। गुरूर गहरी सांस लेकर बोली, ये इंसान जब जब मेरे सामने आता है तब तब मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की वॉट लग जाती है। ये ऐसे शो ऑफ करता है जैसे कि दुनिया का सबसे महान इंसान है, जबकि ये मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए वो बड़बड़ा रही थी और वापस अपना फाइल चेक करने लगी। कुछ देर बाद भी वापस केबिन के अंदर आया और गुरूर उसके सामने फाइल रखते हुए बोला, मैंने इसे चेक कर दिया है, तुम इसे क्रॉस चेक करके मिस्टर माथुर को दे दो। वी गौर से गुरूर को देखते हुए बोला, क्या आप इसे खुद अपने डैड को नहीं दे सकती? उसके मुंह से डैड सुनकर गुरूर ने गुस्से से कहा, ये ऑफिस है, ये ज्यादा रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो और तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करो। फिर वो फाइल लेकर वहां से जाने लगा, तभी गुरूर के दिमाग में कुछ आया और वो वी को पीछे से टोकते हुए बोली, तुम उस रात का जिक्र हो भूल से भी मेरे डैड के सामने मत करना कि हम दोनों ने पहले एक दूसरे के साथ रात बिता ली है। ये सुनते ही वी के कदम रुक गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जो गुरूर देख नहीं पाई थी। अंडरस्को हाउस दैट, कमेंट में बताना। अंडरस्को आज मैं तुम्हारी बाहों में समा कर खुद को पूरी करना चाहती हूँ, अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजन लड़कियां पसंद है, पर शायद तुम वजन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजन हूँ। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजन हो। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी। कोज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। क्यों अमानत ने किसी गैर के साथ रात बिताए? आखिर क्या होगा जब अमानत के पति को इस बारे में पता चलेगा? विध्वंस धनराजगीर अमानत के साथ जानने के लिए पढ़िए टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 8 गेट लॉस्ट। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे वी के कदम चलते हुए अपनी जगह रुक गए और वही गुरूर ने हिचकिचाते हुए कहा, देखो मुझे तुमसे उस रात के बारे में बात करनी है। वी अब उसकी तरफ मुड़ा और उसे घूरते हुए बोला, आप किस रात के बारे में बात कर रही है मैम? ये सुनकर गुरूर ने अब चिढ़कर कहा, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मैं 1 हफ्ते पहले की रात के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो मैं तुमसे पहले ही बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी और आगे चलकर तुम इसका कोई फायदा नहीं उठाओगे और ना ही इसके बारे में मेरे डैड से कुछ भी कहो। ये सुनकर वी कुछ देर तक गुरूर को घूरा और फिर बोला, आप मुझसे क्या चाहती हैं?
गुरूर ने चिढ़कर कहा, मैं बस इतना ही तुमसे चाहती हूं कि तुम मेरे डैड को हमारे बारे में जो कुछ भी हुआ वो सब पता नहीं चलने दोगे और हम जैसे यहाँ नॉर्मल एक दूसरे से अनजान होकर रहते हैं इस तरह आगे भी रहेंगे, समझे तुम? ये सुनकर वी ने बिना किसी भाव के कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। वहीं गुरूर उसे जाते देख चिढ़कर बोली, ये मुझे इतना अजीब क्यों लगता है? मुझे काफी सस्पाइसियस भी लगता है। ये ऐसी बातें करता है जैसे इस सब कुछ पता हो, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बिहेव करने लगता है। मुझे एक बार इसके बारे में पता करना होगा। ये सोचते हुए वो अब अपना फोन उठाए। अब तक शाम हो चुकी थी और गुरूर अपने फोन को लेकर केबिन से बाहर निकली। वो बाहर की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र वी के डेस्क की तरफ गई। वी को देख उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। वो उसके पास पहुंचती कि उसी वक्त वी ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। ये देख गुरूर ने कहा, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुमने अपना लैपटॉप क्यों बंद कर दिया है? वी ने अपना लैपटॉप बैग में रखते हुए बिना भाव के कहा, ऑफिस आवर खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब घर जा रहा हूं। गुरूर को वी का बिहेवियर कुछ स्ट्रेंज लगा और वो वी को घूरते हुए बोली, तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। ये सुनकर वी ने अपनी नज़र उठाए और वो गुरूर को घूरने लगा। उसके घूरने से गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा, ये जो तुम्हारी आंखें हैं इसे तुम हमेशा मेरे आगे नीचे ही रखा करो, मुझे पसंद नहीं जब तुम मुझे ऐसे घूरते हो। वी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और अपनी नज़रें नीचे करते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम। ये कहकर उसने अपना बैग लिया और वहां से बाहर जाने लगा। गुरूर अपने दांत पीसने लगी। उसे पसंद नहीं था जब कोई उसे अवॉइड करे और वी उसे अवॉइड कर रहा था। वो खुद से बोली, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। ये सोचते हुए वो बाहर निकल गई। कुछ देर बाद गुरूर अपनी कार लेकर ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। वो रोड के दूसरे साइड खड़े वी को आवाज लगाते हुए बोली, बारिश का मौसम हो गया है, तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरे कार में आ जाओ। इस आवाज को सुन वी गुरूर की तरफ देखा और बोला, इट्स ओके मैम, मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, मैं चला जाऊंगा। गुरूर अपने गॉगल्स नीचे उतारते हुए गुस्से से बोली, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूं, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूं, चुपचाप कार में आओ। वी गुरूर को घूरने लगा और फिर आखिर में वो कार में आया। गुरूर वी को ध्यान से देखते हुए बोली, तुम्हारी एज क्या है? उसकी ये बात सुन वी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। इसके जवाब में गुरूर में चिढ़कर कहा, मैंने तुमसे मैथमेटिक्स के सवाल नहीं पूछ लिए जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तुम्हारी एज क्या है? वी अब सामने की ओर देखते हुए बोला, 27 साल। 27 साल ये सुनते ही गुरूर के एक्सप्रेशन बदल गए और वो हैरानी के साथ बोली, तुम 27 साल के हो और तुम इस कंपनी में एक एम्प्लॉय का काम करते हो। जब तुम्हारे पास इतना अच्छा ट्रांसलेटर टैलेंट है तो तुम आउट ऑफ इंडिया में नौकरी क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? तुम मेरे डैड की इस कंपनी में क्यों अपना पूरा वक्त खराब कर रहे हो? ये सुनकर वी ने बिना भाव के कहा, मुझे आपके डैड का नेचर पसंद है, वो जिस तरह एम्प्लॉइज के साथ बॉन्डर बनाकर रखते हैं उससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूं, इसलिए मैं यहाँ सालों तक काम करना चाहता हूँ। गुरूर उसे देखते हुए मन ही मन बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो होने वाला है, शायद वो हमारे लिए ही बुरा होगा। ये कहते हुए उसने फिर अपना दिमाग झटका और बोली, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास खुद की कार तो होगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। उसे सुन वी ने उसे ध्यान से देखा और फिर बिना जवाब दिए ही सामने देखने लगा। गुरूर ड्राइव करने लगी। बाहर बारिश शुरू हो गई। बारिश देखते ही गुरूर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कार को साइड में रोक दिया। ये देख वी ने कहा, व्हाट हैपेंड मैम? गुरूर कार से बाहर निकलते हुए बोली, मैं बारिश में भीगने जा रही हूँ। इसके बारे में डैड से मत बताना क्योंकि बहुत कम ही मौका मिलता है मुझे बारिश में भीगने का। ये कहकर वो तुरंत घर से बाहर निकल गई। वही वी ने ये देख अपने होंठ भींच लिए और आवाज लगाते हुए बोला, मैम आपको फीवर हो जाएगा, प्लीज कार में आइए, मुझे घर भी जल्दी जाना है, आई एम गेटिंग लेट। लेकिन गुरूर उस छम छम हो रही बारिश के नीचे भीगे जा रही थी। उसने वी के बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया।
वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर बारिश के नीचे खड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, पूरे 4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। लेकिन बारिश की ठंडी बूंदों को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। जिंदगी तो अभी शुरू हुई है और अब मैं जिंदगी के असली स्टेज पर आई हूँ, जहां मुझे अच्छे बुरे की पहचान होगी और जहां मुझे लाइफ लेसन सिखाएगा और इससे मुझे डर कर सुसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये कहते हुए उसने सुकून भरी सांस ली और वो उस बारिश में भीगने लगी। वो एरिया सुनसान था, इसलिए वहां ज्यादा गाड़ियां नहीं आ जा रही थी और गुरूर भीगे जा रही थी। लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। ये देखकर गुरूर चौंक गई और तुरंत सामने देखने लगी। वी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। ये देखकर गुरूर गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की। वी उसे हाथ पकड़ अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैम, लेकिन आपका इस तरह बारिश में भीग सेफ नहीं है। ये सुनकर गुरूर अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले। मुझे पता है मेरे लिए क्या सेफ है और क्या डेंजर है। तुम जाकर चुपचाप कार में बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वी उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा था। ये देख गुरूर अब गुस्से से बोली, देखो अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी करने की सोचना भी मत। वी ये सुनकर अब दांत भींचते हुए उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में गुस्से को देख गुरूर ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्से से देखने की। क्या तुम भूल गए हो तुम हो कौन। तुम एक फटीचर एम्प्लॉय हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब दफा हो जाओ यहां से, मैं तो तुम्हें अब कोई लिफ्ट भी नहीं दूंगी। ये कहकर उसने गुस्से से वी के हाथ को झटक दिया और वो वापस भीगने लगी। वी पूरा भीग चुका था और वो उसी तरह बारिश में गुरूर को देखे जा रहा था। कुछ देर भीगने के बाद गुरूर आखिर में पीछे मुड़ी और वो अब भी वी को वहीं खड़े देख हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, क्या तुम अभी तक गए नहीं। वी अपने माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, मैं आपका वेट कर रहा था मैम। एक सेकंड के लिए गुरूर का दिल धड़कने लगा। वी को इस तरह वाइट गीले शर्ट में देख वी की लंबी चौड़ी मस्कुलर बॉडी पर वो शर्ट चिपक गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा रिवीलिंग और बोल्ड नजर आ रही थी। उसे देख गुरूर के जहन में उस रात का ख्याल आने लगा। उसने वी को हर एक जगह टच करके महसूस किया था और वो जानती थी कि वी हद से ज्यादा स्ट्रांग था। गुरूर का चेहरा हल्का हल्का लाल होने लगा और उसने तुरंत चिढ़कर कहा, तुम मेरे सामने ये बॉडी का शो ऑफ करना बंद करो। ये सुनकर वी ने एक नज़र अपने बॉडी की तरफ घूरा और फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिसे गुरूर देख नहीं पाए। वही वो गुरूर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैम अब बारिश भी बंद हो गई है, क्या अब आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर सकती हैं। ये सुन गुरूर खींचते हुए बोली, इस इंसान ने मुझे समझ के रखा है, ये मेरे सभी बातों को इग्नोर कर देता है। पता नहीं किस चीज का घमंड है इसके अंदर। वो अपने पैर पटकते हुए वापस कार में आए। वी अब तक कार में बैठ गया था, लेकिन जैसे ही गुरूर ने कार स्टार्ट की उसे छींके के आने लगी। तभी वी उसके करीब आया और उसके चेहरे से गीले बालों को साइड करते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप इस तरह बारिश में भीगेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। ये कहते हुए वो उसके गीले बालों को उसके चेहरे से साइड कर रहा था और इस बीच गुरूर उसके काफी ज्यादा नजदीक आ गई थी। गुरूर का चेहरा वी के चेहरे के काफी ज्यादा करीब था और उसका दिल भी अचानक से धड़कने लगा। वो वी को काफी नजदीक से देखने लगी। वी के चेहरे को गौर से देखते हुए गुरूर ने मन में कहा, ये इंसान नजदीक से तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। मुझे क्या हो रहा है, मैं इसके हर एक बॉडी एंगल को इतना एडमायर क्यों कर रही हूँ। नहीं, मुझे इतना इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये मेरे टाइप का नहीं है, यहाँ तक कि इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मुझे नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए इतना फील करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मुझे मेरे बीवी को ढूंढना है, जो मुझे बिना मिले ही इतना एक्साइट कर दिया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे मिलना है और एक वही है जो मेरे टाइप का है। ये सोचते हुए उसने वी को खुद से दूर धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, तुम दूर रहकर भी मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो, समझे तुम। वी उसे ध्यान से देखने लगा और फिर वापस अपनी जगह बैठते हुए बोला, इट्स ओके मैम, आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए। गुरूर ने अब उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो चीखते हुए ही कार ड्राइव करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद एक अपार्टमेंट से थोड़ी दूरी पर वी ने कहा, आगे जाकर ही मेरा अपार्टमेंट है, आप मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए।
ये सुनकर गुरूर ने एक नज़र उस एरिया को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, तुम इतने लो एंड चीप एरिया में रहते हो। यू उसे मुंह बनाते देख वी कुछ सेकंड तक वहीं बैठ रहा और फिर बिना कुछ कहे कार से बाहर जाने लगा। तभी गुरूर भी उसके पीछे पीछे बाहर निकली और उसके पीछे जाते हुए बोली, पहली बार तुम्हारी बॉस तुम्हारे घर आई है, क्या तुम उसे कॉफी पर इनवाइट नहीं करोगे? ये कहकर एक बार फिर से वो चीखने लगी। वी के कदम रुक गए और वो गुरूर को एकटक देखते हुए बोला, 15 मिनट की दूरी पर ही आपका घर है, आप अपने घर जाकर चेंज कर लीजिए, वरना आपको फीवर आ जाएगा। गुरूर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो तुमने अपने घर से मेरे घर के बीच का डिस्टेंस भी अच्छे से पता लगा रखा है। मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। इसके जवाब में वी ने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। वहां मौजूद कुछ लोग गुरूर को आते जाते घूर रहे थे। ये देख वी के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो आगे बढ़ा और गुरूर की कलाई को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, आप मेरे घर चल सकती हैं। ये कह वो उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत किया और लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। अचानक से उसकी एक्सप्रेशन को बदलते देख गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें दौरे पड़ते हैं? तुम भी अजीब बिहेव करते हो और फिर कभी कुछ भी अलग करते हो। मुझे तुम्हारा कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम हो कौन? वी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे लेकर सीधे अपार्टमेंट के बाहर आया। उसने अपार्टमेंट का डोर ओपन किया और गुरूर को अंदर ले जाकर उसके हाथ को छोड़ दिया। गुरूर अंदर आए तो वो चारों तरफ अपने नजर घुमाई। वो अपार्टमेंट काफी छोटा था। उसे देख गुरूर वी की तरफ देखते हुए तरस भरी आवाज में बोली, यू नो व्हाट, गरीबी इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है, ऐसा मेरे डैड बोलते हैं, और आज तुम्हें इतने छोटे से घर में रहते हुए देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारे इस अपार्टमेंट से बड़ा तो मेरा वॉशरूम है। कभी तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असलियत में स्टैंडर्ड क्या होता है। गुरूर की बातों में घमंड झलक रहा था। वी उसकी ये सारी बातें खामोशी से सुन रहा था और फिर उसकी नज़र गुरूर के बॉडी पर गई। गुरूर के कपड़े गीले हो गए थे। वी की नजरें टेंस हो गई। तभी गुरूर को एहसास हुआ कि वी उसे घूरे जा रहा है। दूसरे पल उसने तुरंत खुद के हाथ को अपनी बॉडी पर रखा। वो गुस्से से बोली, यू शैमलेस, तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेहमान को घर में ले आने के बाद ऐसे घूरते हो। भूलो मत, मैं तुम्हारी बॉस हूं और मुझे इस तरह देखने की सजा तुम्हारे लिए बहुत बुरी हो सकती है। वी ने ये सुन अपनी नजरें उससे हटा ली और बिना किसी भाव के बोला, आप उस रूम में जाकर चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूं। ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गया। वहीं गुरूर अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए बोली, अब यहां मैं आई हूं तो कुछ ना कुछ पता लगा कर ही जाऊंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो एक स्माइल के साथ सीधे अंदर रूम की तरफ बढ़ गई। वो रूम में आए और उस रूम को अपनी शक की नजरों से देखने लगी। उसने वहां के बुक शेल्फ की तरफ अपने कदम बढ़ाया और वहां मौजूद ट्रॉफीज को देखने लगी। उन ट्रॉफी को देखते हुए गुरूर ने कहा, ये इंसान काफी एजुकेटेड लगता है, लेकिन मुझे इस पर शक है और जब तक मेरा वो शक दूर नहीं हो जाता तब तक। ये कहते कहते वो रुकी और फिर उन बुकशेल्फ में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, मैंने उसके लैपटॉप को बंद होते वक्त एक अल्फा पीडीएफ नाम कुछ देखा था और वो पीडीएफ काफी हाई लेवल पर यूज किया जाता है और ये भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। फिर उसके पास वो पीडीएफ कैसे आ सकता है? अधिकतर नितिन अंकल और डैड को काम करते वक्त मैंने इसके बारे में सुन रखा है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ये कहते हुए वो चारों तरफ कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र एक फाइल पर गई। उसने उस फाइल को उठाया और उस फाइल को पलट कर देखने लगी और तभी उसकी नज़र उस फाइल में मौजूद एक अल्फा पीडीएफ से रिलेटेड आर्टिकल पर गई। वो अभी उस आर्टिकल को पूरा ध्यान से पढ़ पाती, उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ा और उसे सीधे बुक से लगा दिया। गुरूर के हाथ से वो फाइल छूटकर नीचे गिर गई और वो तुरंत घबराते हुए सामने देखने लगी और सामने मौजूद इंसान को देखकर वो एक पल के लिए सहम गई। अंडरस्को, क्या होगा अब गुरूर के साथ? आखिर क्या गुरूर का वी पर शक करना सही है? आप सबको क्या लगता है? कमेंट में बीटे और चैनल को भी सब्सक्राइब टू टोबी रामा संजू नॉवल स्टोरी।